A warm welcome to my channel Learn by with Zarka. Today I am going to start chapter 3 genetics, some basic fundamentals. ये chapter 3 है और इस chapter में मैं सिर्फ उस point को discuss करूंगी जो कि आपको exam point of view से important है, क्योंकि exam आप लोगों का बहुत नज़दीक है. So here first, what is genetics? Genetics होता क्या है? Genetics is the study of transmission of body features from parents to offspring and the laws relating to such transmission. Genetics जो होता है वो features जो होते हैं, जो विशेषताएं होती है बॉडी की, वो ट्रांसमिट करता है एक ऑर्गेनिज्म से, मीन्स के पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, और इसके कुछ लॉज होते हैं. इन सब के स्टडीज को जेनेटिक्स कहते हैं. जेनेटिक्स के फादर जो है दैट उन्हें ग्रेगर मेंडल कहते हैं. उनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, जो कि एक किसान परिवार में जन्मे थे और उनका इंटरेस्ट प्लांट की तरफ बहुत था. स्पेशली पी प्लांट पे उन्होंने वर्क किया, कुछ साल उन्होंने वर्क किया उस पर, और then he is able to give some laws. That's why he is known as the father of genetics. इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स उन्हें कहा जाता है, जो कि आगे चलकर हम लोग इस लॉज को डिस्कस करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होता है? द टर्म हेरिडिटी मे बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. हेरिडिटी जो होता है वो जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग. एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द वेरिएशंस. मैं सिर्फ उस पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्जाम काफी नजदीक है. तो आप बस इस टॉपिक को रीड कर ले, अच्छे से सुन ले और जो पॉइंट से इम्पोर्टेंट उसे लर्न कर ले. वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए. Now the next is the variation in population. Variation क्या होता है? The small differences among individuals are called variation. जो छोटे छोटे differences होते हैं individuals में, उसे variation बोलते हैं. Now the next is the character and the traits. Character क्या होता है? Any inheritable feature is a character. कोई भी inheritable feature जो होता है उसे character बोलते हैं, और उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म ट्रेट्स होता है. सपोज दैट हाइट एक कैरेक्टर लेते हैं, तो हाइट में कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग थोड़े कम कद के होते हैं, तो वो उसका ट्रेट हो गया. एक तो हो गया उसकी अच्छी वाली हाइट, दैट इज द, और दूसरा जो हो जाएगा ड्वार्फ, तो ये इसका ट्रेट्स हो गया. Now the next topic we have chromosomes, the carriers of heredity. क्रोमोसोम को हेरिडिटी का कैरियर कहा गया है. क्रोमोसोम are only visible when a cell nucleus is about to divide. क्रोमोसोम तभी दिखता है जब एक सेल न्यूक्लियस डिवाइड करने को होता है. Photographs of dividing cell nucleus can be taken through a high-powered light microscope. These photographs are used for artificially arranging the chromosomes according to their size and shape on a chart, जिसे कि कैरियोटाइप कहते हैं. तो होता क्या है कि क्रोमोसोम्स जो पिक्चर लिया जाता है सेल का, फिर उस पिक्चर के अकॉर्डिंग सारे क्रोमोसोम्स को एक चार्ट पेपर पे अरेंज किया जाता है. दिस ऑल आर जस्ट आर्टिफिशियली अरेंजिंग होती है, तो इसे कैरियोटाइप बोलते हैं. तो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ द कैरियोटाइप. इट्स आर्टिफिशियल अरेंजिंग ऑफ क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड द शेप ऑन ए चार्ट इज कॉल्ड कैरियोटाइप. इसे कैरियोटाइप कहते हैं. नाउ वी कैन सी हियर the number of the chromosomes. It is actually a human chromosomes ही arrange किया गया है. You can see here the 22 pairs of chromosome. There is a one here one part of chromosome. There is a other one. तो human chromosomes arrange करके दिखाया गया. तो ये जो presentation chart पे है, this is called the karyotype. इसे karyotype कहा गया है. क्रोमोसोम्स नंबर. व्हाट इज क्रोमोसोम्स नंबर? तो एक क्रोमोसोम नंबर जो ह्यूमन में होता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है, उसी के बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड होती है. पर सिर्फ ह्यूमन क्रोमोसोम्स या किसी ऑर्गेनिजम्स का क्रोमोसोम्स इसको डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि टाइगर में 38 क्रोमोसोम्स है और डोमेस्टिक कैट में भी 38 क्रोमोसोम्स है, पर उनके फीचर्स बहुत डिफरेंट होते हैं. तो इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो इन सब चीजों को अफेक्ट करती है. नेक्स्ट इज द क्रोमोसोम इन होमोलोगस पेयर. क्रोमोसोम जो होमोलोगस पेयर में होता है, वंस अगेन लुक एट द above list carefully. In each organism the chromosome occur in even numbers. आप देख सकते हैं कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो इवन नंबर में दिए गए हैं. दिस इज सो बिकॉज द ऑलवेज अकर इन पेयर्स. हमेशा ये पेयर्स में ही होते हैं. जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं. Thus humans the 46 chromosome are present in a pair. In 23 pairs, the 2 chromosomes of each pair are similar in size and shape and are derived as one each from the 2
parents. These identical chromosomes pair are called homologous chromosome. तो ये जो identical chromosomes होते हैं उसे homologous chromosome कहते हैं, जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं. तो you will write the definition. What is homologous chromosome? A pair of corresponding chromosomes of the same shape and size, one from each parent. क्रोमोसोम्स सेम शेप और साइज के होते हैं, और जो एक ही जो लाइक ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से जो होगा वो सिमिलर होगा, तो उसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. द टू मेन कैटेगरीज ऑफ ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे टू मेन कैटेगरीज बताई गई है. एक बताया गया है ऑटोसोम्स और दूसरा बताया गया है सेक्स क्रोमोसोम. ऑटोसोम्स जो होता है 1 to 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज टर्म एज ऑटोसोम विच आर सिमिलर इन देयर शेप एंड साइज. और एक जो होता है अदर वन इज द सेक्स क्रोमोसोम विच डिसाइड दैट द चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल. तो इससे ये पता चलता है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कैरियोटाइप 1 से 22 तक ऑटोसोम से अगर XX इसमें ऐड हो जाता है तो ये एक फीमेल के फॉर्म में डेवलप हो जाएगी, और 1 से 22 ऑटोसोम्स क्रोमोसोम है अगर इसमें XY ऐड हो जाता है तो ये एक मेल में डेवलप हो जाता है. तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दैट द चाइल्ड विल बी सन और डॉटर. जो चाइल्ड वो सन होगा या डॉटर होगा, तो यू विल हैव द कंसेप्ट अबाउट दिस. इफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द स्पर्म दैट फर्टिलाइज द एग. तो ये किस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का स्पर्म एग से फर्टिलाइज करता है. द एग कंटेन ओनली 1 X क्रोमोसोम. एग में सिर्फ X क्रोमोसोम होती है. कितनी होती है? वहाँ पे 46 क्रोमोसोम था, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स होगा. 23 में 22 ऑटोसोम्स होगा, 22 and 1 is the X chromosome. But half of the sperm released into the female are X bearing and the remaining half Y bearing. और स्पर्म में जो होते हैं वो हाफ एक्स बियरिंग क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ वाई बियरिंग क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जो एक्स बियरिंग क्रोमोसोम्स एग जो होंगे, जब वो एग से फ्यूज करेंगे तो वो XX फॉर्म करेंगे. इस तरह से वो डॉटर के फॉर्म में डेवलप हो जाएगी. और इफ द एग इज फ्यूज बाय वाई बियरिंग स्पर्म द रिजल्ट कॉम्बिनेशन इज XY. अगर एग जो है वो वाई बियरिंग स्पर्म से फ्यूज करता है तो कॉम्बिनेशन XY होगी एंड द कॉम्बिनेशन XY होगा और मेल कॉन्स्टिट्यूट चाइल्ड प्रोड्यूसेस अ मेल. और इस तरह से चाइल्ड जो होगा वो मेल के फॉर्म में डेवलप. सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट डेफिनेशन. जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द हेरिडिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. द नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमंस. ये सारे इंपॉर्टेंस उतना नहीं है. लेट्स सी द इम्पोर्टेंट टॉपिक. क्रोमोसोम्स, कैरियर ऑफ जीन्स. क्रोमोसोम क्या होता है? जीन्स को कैरी करने वाला एक कैरियर है. इसी पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और कैरेक्टर्स इनहेरिट होता है. तो here you can see what are the chromosomes are the carriers of the genes. All the species have fixed number of chromosomes. However, the characteristics of species including physical appearance, body function, behavior etc. are not simply the outcome of chromosome number. तो जितनी characteristics हम लोग देखते हैं, जो भी है, physical appearance है, body function है, behavior है, वो सिर्फ chromosome number decide नहीं करता है. But these are the result of the unit called genes which the chromosome carry. But जबकि ये जो होता है वो genes decide करते हैं. तो लाइन और कैट में देखेंगे आप 38 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो बिल्कुल सिमिलर ये नहीं दिखता है. क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उस पर जो जीन्स अरेंज है उसके अरेंजमेंट की वजह से भी फिजिकल अपीयरेंस, साइज, कलर, बिहेवियर ये सब इफेक्टिव होता है. तो द लोकस मीन्स द लोकेशन वेयर द जीन्स आर लोकेटेड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक्सप्रेस करने में किसी भी ऑर्गेनिज्म में. नाउ वी विल डिस्कस द जीन्स एंड द एलिल्स. जीन्स क्या है और इसके एलिल्स क्या है? तो जीन्स जो होते हैं, एवरी जीन्स हैव 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर ए कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स. हर जीन्स में 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जो कि कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है. दीज अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड द एलिल्स. और ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्म जो होता है उसे ही एलिल बोलते हैं. सपोज दैट कैरेक्टर हम लेते हैं एक टंग रोलिंग. एक टंग रोलिंग का कैरेक्टर लेते हैं. उसमें क्या होता है? The tongue out of mouth is form of a tube. There are two possibilities. Either one can roll the tongue or one cannot. एक क्या होगा? एक टंग को रोल कर पाता है, एक टंग को रोल नहीं कर पाता. तो ये दोनों जो कैरेक्टर अलग अलग है, ये इसे एलिल कहा गया. एंड द टंग रोलिंग इज इट्स जीन. जीन इज द कैरेक्टर, वो इंडिकेट कर रहा है कि टंग रोल करना. टंग रोलिंग में 2 एलिल हो जाएगा, एक रोल कर पाता है, एक रोल नहीं कर पाता है, तो इसे एलिल बोलते हैं.
यू ऑल्सो जस्ट ट्राई कि आप लोगों का टंग रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दोनों एल में से कौन सा आप अप्लाई हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलिल. आउट ऑफ द 2 एलिल्स ऑफ ए जीन, वन इज डोमिनेंट. 2 एलिल जो होता है उसमें एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है. सपोज एक टंग रोलर और एक नॉन टंग रोलर. इसमें जो एक होगा जो ज्यादा कैरेक्टर, जो सपोज 10 लोगों में अगर 8 लोगों का टंग रोल हो रहा है तो टंग रोलर उसका डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाता है और नॉन रोलर इज द recessive character. A large number of people can roll their tongue in a tube projecting out of mouth. Try whether you can do it. Ask your classmate. इस तरह से आप क्लास में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कितने लोगों का टंग रोल हो रहा है, कितने लोगों का टंग रोल नहीं हो रहा है. तो ज़्यादा देखेंगे आपके मोस्टली फ्रेंड्स का टंग रोल हो रहा है तो वो उसका एक डोमिनेंट एलिल हो जाएगा और जिसका रोल नहीं होगा वो रेसेसिव हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट आप डेफिनेशन लिख सकते हैं. ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स जो कि ऑक्युपाइंग द सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक बट इन डिफरेंट वेज. तो इन सब डेफिनेशंस को आपको लर्न करना होगा. लर्न करेंगे देन यू विल एबल टू राइट परफेक्टली एज इट इज रिटन हियर. द नेक्स्ट इज द जीनोटाइप एंड द फेनोटाइप. द 3 सिचुएशंस पर्टेनिंग टू एनी अदर ऑफ द जीन्स एज फॉर एग्जांपल इन टंग रोलिंग कैन बी एज. जीनोटाइप और फेनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप एंड फेनोटाइप. Here its definition giving the genetic constitution are called the genotype and express shown character is called phenotype. Genotype किसी भी organism का genetic constitution, उसके genes, उसके chromosomes जो होते हैं उसे genotype कहते हैं और जो characters बाहर से दिखते हैं उसे phenotype कहते हैं. Suppose that एक plant लेते हैं हम लोग जो बहुत tall plant है, उसका gene जो होगा वो TT होगा, capital T and capital T. वो दिखने में कैसा है? वो दिखने में बिल्कुल लंबा है तो टॉल जो होगा इसका फेनोटाइप एग्जांपल हो जाएगा. टीटी इट्स जेनोटाइप. Thus for the phenotype there are the 2 genotypes, homozygous dominant, heterozygous dominant. Homozygous dominant क्या होता है? That has similar pair RR. Suppose that जब similar pair होगा तो वो homozygous dominant हो जाएगा और जब dissimilar pair होंगे तो वो heterozygous dominant हो गए. From parents to children, tongue rolling an example of inheritance. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरह से टंग रोलर वाली क्वालिटी इनहेरिट होती है. द मदर इज शोइंग विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रोलर एंड द फादर इज ऑल्सो शोइंग द रोलर. नाउ हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ डॉटर चाइल्ड, वो नॉन रोलर है और सन चाइल्ड रोलर है एंड देयर इज अदर डॉटर चाइल्ड रोलर है. ए पेडिग्री chart showing inheritance of the ability to roll tongue. Male, observe the following points in the above. Males are shown by squares and the females. इस तरह से we can see the recessive trait जो हो जाएगा वो non rolling होगा और dominant trait जो होगा that is the roll. Now here one example is given. If on the other hand one parent was homozygous dominant and other is heterozygous dominant, तो ये homozygous dominant हो जाएंगे RR and heterozygous dominant is the capital R and small r. So this will form the homozygous dominant. This will form the homozygous dominant, capital R, capital R, capital R, small r. This is the heterozygous dominant. Capital R, small r. This is the heterozygous dominant. The dominant and recessive forms of some common hereditary traits in humans. Eye color, brown, blue. Tongue, रोलिंग, नॉन रोलिंग, हैंड, राइट, लेफ्ट. ये डोमिनेंट ट्रेट के लिस्ट दिए गए, ये रेसेसिव ट्रेट के लिस्ट दिए गए. इस तरह के क्वेश्चंस आपको सेट किए जा सकते हैं पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. Sex linked inheritance is the appearance of a trait which is due to presence of an allele exclusively either on the X chromosome or on the Y chromosome. तो ये उस तरह के ट्रेट का अपीयरेंस होता है जो कि स्पेशली वो जीन जो कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं. तो वो जो होगा जो कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होगा, जो कि एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट होंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो वो सारे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज में आएंगे. सर्टेन डिसऑर्डर्स कॉज ड्यू टू हेरिडिटी सच एज हेमोफीलिया
and color blindness are more common in male than in female. Such defects are due to recessive genes which occur on X chromosome. You can check if you are normal or color blind by reading the numbers. यहाँ पे कुछ बुक पेजेस दी गई है, वहाँ पे वो कलर ब्लाइंडनेस आपको पता चल पाएगा. तो यहाँ पे पहले समझना है कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है. हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि ज़्यादातर मेल में दिखता है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम का एक रिसेसिव जीन है. जब ये एक्स क्रोमोसोम्स कंबाइन करता है, लाइक एक्स और वाई होगा, तो फिर ये डिजीज अपीयर नहीं होता है. एक्स और वाई जैसे ही एक्स एक्स होगा और वो रेसेसिव कैरेक्टर है तो ये डिजीज अपीयर्ड हो जाता है. इसलिए ये एक्स लिंक इनहेरिटेंस है. you have to understand that it is a recessive gene which occurs on X chromosome. ये X chromosome में प्रेजेंट होता है. और X गर्ल चाइल्ड में ऐसे दो डिजीज के एग्जाम्पल आप लोगों को पूछा जाता है. You will write the answer hemophilia and the color blindness. Here are some examples given here. Case 1. Now first we will see the case 1. यहाँ पे case 1 देखते हैं. case 1 से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. दिस वन इज द नॉर्मल मदर. नॉर्मल मदर की जो गैमेट होगी वो XX होगी. कलर ब्लाइंड फादर की जो गैमेट होगी X डिग्री Y. X डिग्री इज शोइंग हियर द रेसेसिव जीन जो कि ये इस डिजीज को कैरी कर रहा है. तो कलर ब्लाइंड फादर इज X डिग्री एंड द Y. और यहाँ पर नॉर्मल मदर XX. इट विल कंबाइन X डिग्री. इट इज XY. It is X degree, it is XY. तो X degree that is the recessive girl child होगी. यहाँ पे normal boy होगा, यहाँ पे recessive girl child होगी, यहाँ पे normal son होगा. तो इस तरह से ऑफस्प्रिंग्स अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं. केस 2 में देखिए क्या है. कैरियर मदर है X डिग्री और नॉर्मल फादर है XY. तो कैरियर जब मदर होगी तो उसका क्या हो गया गैमेट्स X डिग्री X और नॉर्मल फादर XX. तो X डिग्री X जो हो जाएगा वो कैरियर मदर है. और X डिग्री Y दैट इज द कलर ब्लाइंड सन एंड दिस वन इज द XX नॉर्मल डॉटर, XY नॉर्मल सन. तो इस तरह से जहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैरियर डॉटर है उसमें X डिग्री X है. तो ये कैरियर डॉटर ये अपने डिजीज को एक्सप्रेस नहीं करेगी. नॉर्मल डॉटर के केस में जो होगा वो XX होगा और कलर ब्लाइंड सन जो होगा वो X डिग्री Y होगा और नॉर्मल सन XY हो जाएगा. तो इस तरह से जो कलर ब्लाइंड सन होंगे उसमें एक ही क्रोमोसोम पे अगर डिजीज कैरी करने वाला जीन होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा. बट इन केस ऑफ गर्ल्स अगर दोनों क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होंगे तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि दोनों रेसेसिव हो जाएगा और दोनों क्रोमोसोम पे वो प्रेजेंट होगा. तो इस तरह से थिंक ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए मैरिज बिटवीन कैरियर वुमेन एंड ए कलर ब्लाइंड. ये आपको सॉल्व इट. वी हैव मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस. तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गार्डन पी प्लांट पे किया था. आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने कौन सा प्लांट एक्सपेरिमेंट किया था. तो इट इज द पाइजम सैटिवम. इसका बायोलॉजिकल नेम है पाइजम सैटिवम. तो आप जब भी बायोलॉजिकल नेम डालें लिखें तो उसे अंडरलाइन जरूर करें. चूंकि यहाँ पे इटैलिक फॉर्म में लिखा है इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन नहीं की गई है. तो फर्स्ट वी विल सी द मेंडल क्रॉस प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज. तो मेंडल ने किस तरह से वर्क किया था, यहाँ पे बहुत ही एक्सप्लेनेशन दिया गया कि मेंडल ने किस तरह से वर्क किया और किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट सारे दुनिया के सामने रखे. मेंडल क्रॉस प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज फर्स्ट बाय टेकिंग ओनली वन फीचर एट ए टाइम. तो मेंडल ने दो प्लांट के बीच क्रॉस कराया जिसमें उन्होंने एक वक्त में एक कैरेक्टर फीचर्स को. आउट ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस इज शोन बिलो फिगर 3.6. अ प्योर ब्रीडिंग प्लांट बेयरिंग टर्मिनल फ्लावर्स वाज क्रॉस पॉलिनेटेड विद अ प्योर ब्रीडिंग प्लांट हैविंग एक्सिलरी फ्लावर्स. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो टर्मिनल फ्लावर्स के प्लांट थे और एक्सिलरी फ्लावर्स के प्लांट थे एक एक कैरेक्टर्स को दिखाकर. केस 1 हम देखते हैं. वन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस इज शोन बिलो इन फिगर 3.6. अ प्योर ब्रीडिंग प्लांट बियरिंग टर्मिनल फ्लावर was cross pollinated with a pure breeding plant having axillary flowers. इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है दो पी प्लांट के बीच जिसमें एक टर्मिनल फ्लावर्स है दूसरे में एक्सिलरी फ्लावर्स है. लेट अस फाइंड कि रिजल्ट क्या आता है. यू कैन सी रिजल्ट. दिस वन इज द with terminal flowers and this one is the auxiliary flowers. और F1 जनरेशन में सारे प्लांट जो आते हैं
वो एक्सिलरी फ्लावर्स आते हैं। तो इसका मतलब एक्सिलरी फ्लावर्स जो हो गया वो डोमिनेंट हो जाता है। और F2 जनरेशन में F1 जनरेशन के प्लांट को ही आपस में क्रॉस कराया जाता है, जिसमें कि 3 एक्सिलरी फ्लावर्स दिखते हैं और 1 टर्मिनल दिखते हैं। तो 3 एक्सिलरी जो दिखते हैं that is the F2 generation. Now case 2, pure tall pea plants were crossed with dwarf plants and the progenies were obtained as follows in F1 F2 generation. दो प्योर प्लांट जो होते हैं वो क्रॉस कराए जाते हैं, एक प्योर प्लांट और एक प्योर डॉर्फ प्लांट को क्रॉस कराया जाता है। प्योर टॉल प्लांट का जो जेनेटिक कंपोजिशन है टी और डॉर्फ का स्मॉल टी, इसका जो F1 जनरेशन का प्लांट होगा उसमें सारे प्लांट्स टॉल दिखेंगे। यू कैन सी दैट गैमेट टी स्मॉल टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी कंबाइन करता है, तो दिस वन इज अ टॉल प्लांट। फिर F1 जनरेशन के प्लांट्स को आपस में जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन के प्लांट का जो गैमेट होगा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, दूसरा गैमेट भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो ये कंबाइन करने के बाद जो प्लांट्स मिलते हैं उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा, पहला का कैपिटल टी, दूसरा का कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा का कैपिटल टी स्मॉल टी एंड द स्मॉल टी। इस तरह से इसका जो फेनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक होगा वो सारे टॉल होंगे, 3 के टॉल होंगे, 1 के डॉर्फ होंगे। तो यहाँ पे रेशियो भी निकाला जाता है, जेनेटिक जो हो जाए जेनोटाइप जो हो जाएगा 1:2:1 और फेनोटाइप होगा 3:1, क्योंकि दिखने में 3 प्लांट लंबा होगा, 1 डॉर्फ होगा। और जेनेटिक कंपोजिशन देखिए, ये टॉल अलग है, ये प्योर टॉल हो गया, ये प्योर डॉर्फ हो गया और ये हो जाएगा कंबाइन, तो 1:2:1 इस तरह से इसका जेनोटाइप्स होगा। इसी तरह से रॉन्ड रिंकल सीड्स के लिए भी किया जाता है, रॉन्ड रिंकल। अब हम लोग केस 3 देखेंगे। केस 3 में सिमिलरली ऑन क्रॉसिंग द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम प्योर राउंड सीड्स विद प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम द प्योर रिंकल सीड्स, द रिजल्ट वेयर एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्योर राउंड सीड्स प्लांट्स को क्रॉस कराया जाता है रिंकल सीड्स प्लांट्स से। तो यहाँ पे रिजल्ट दिया गया, यू कैन सी हियर दैट रॉन्ड सीड्स का जो गैमेट होगा वो प्योर रॉन्ड सीड्स का जो गैमेट होगा दैट इज द कैपिटल आर, और रिंकल सीड्स के गैमेट जो होंगे वो स्मॉल आर। तो इससे कॉम्बिनेशन जो बनेगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर का 4 प्लांट बन जाता है। दिस इज द F1 जनरेशन। उसी तरह से F2 जनरेशन जब होता है तो F2 जनरेशन में F1 जनरेशन के जो प्लांट्स फॉर्म करते हैं उससे ही आपस में क्रॉस कराया जाता है। तो इसमें 3 जो होते हैं वो 3 रॉन्ड सीड्स वाले प्लांट ग्रो करते हैं और 1 रिंकल सीड्स वाले करते हैं। तो यहाँ पे रॉन्ड सीड्स डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा, रिंकल सीड्स जो एक्सप्रेस करेगा वो रिसेसिव होगा। यहाँ मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को कम वक्त में सारा कुछ कवर कर पाए। तो हेयर फेनोटिपिक रेशियो जो हो जाएगा 3:1 और जेनेटिपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1 फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्लांट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्लांट का जो जेनेटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है, उसे लर्न कर लें अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द डायहाइब्रिड रेशियो। उसको जो होता है वो डायहाइब्रिड प्लांट्स के बीच होती है, उसे पढ़ना है। तो मेंडल ने सेवरल कॉम्बिनेशंस के साथ और भी प्लांट को ग्रो कराया, उसे स्टडी करने की कोशिश की। तो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है क्या? डायहाइब्रिड क्रॉस में एक टाइम में 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ऑब्जर्व किया जाता है और उसे डायहाइब्रिड उससे जो रेशियोज फाइंड आउट किया जाता है वो डायहाइब्रिड रेशियो होता है। तो यहाँ पे मेंडल ने रॉन और येलो सीड्स को क्रॉस कराया रिंकल एंड ग्रीन सीड्स से। तो वी कैन सी the result here it is given round yellow seeds and wrinkle green seeds। इसके जो F1 जनरेशन में जो प्लांट ग्रो करेंगे वो रॉन्ड और येलो सीड्स के साथ करेगा। रॉन्ड और येलो सीड्स इसका डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाता है। फिर रॉन्ड और येलो सीड्स का जो मिक्स कैरेक्टर F2 जनरेशन में मिलता है उस प्लांट को आपस में क्रॉस कराया जाता है। तो हम लोगों को इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है। दिस वन इज अ पुनेट स्क्वायर एंड इट इज नॉट सो मच कॉम्प्लेक्स। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर एक बार आप समझ लेंगे, इसे बनाने लगेंगे तो इट इज वेरी मच इजी। इसके लिए स्पेशल वीडियो बनेगा जिसमें ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो और डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। तो हियर यू कैन सी कि राउंड और येलो जो होता है वो 9 नंबर्स में है और राउंड और ग्रीन जो है वो 3 नंबर्स में है। रिंकल और येलो जो है वो 3 नंबर्स में है और रिंकल और ग्रीन जो कि
रेसेसिव कैरेक्टर है वो सिर्फ एक नंबर है। तो 9:3:3:1 इज द फेनोटिपिक रेशियो ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो फेनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1, और जेनेटिपिक जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वी कांट फाइंड आउट द जेनेटिपिक रेशियो ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस प्लांट्स। तो इस तरह से मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारे लॉज उन्होंने दिए। तो जिसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिटेज का फर्स्ट लॉ है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया गया है? आउट ऑफ ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन्स सप्रेस्ड। तो एक पेयर जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का होता है, मीन्स एक पेयर, एक कैरेक्टर जिसमें दो एलिल्स प्रेजेंट है, एक हाइट को एक्सप्रेस कर रहा है जिसमें एक टॉल है एक ड्वार्फ है। तो इन दोनों कैरेक्टर में जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होगा, जो नहीं एक्सप्रेस करेगा वो रिसेसिव होगा। तो टॉल एंड ड्वार्फ में जो कैरेक्टर्स होते हैं, टॉल एक्सप्रेस करते हैं दैट इज डोमिनेंट, एंड ड्वार्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को। जब सिमिलर टाइप की जिन मिलती है, रेसेसिव ही से कंबाइन करती है, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसे ही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। यू विल लर्न फ्रॉम हियर टू हियर, एंड आप जब भी लॉज लिखे तो लॉज को सिमिलर वर्ड में हम लोगों को लिखना होता है। लॉज में अपने वर्ड्स ऐड नहीं करने होते। लॉज वी हैव टू राइट इन द सिमिलर वर्ड as it is written in book. Now next is the law of segregation. Segregation means separate होना। तो टू मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो एक फैक्टर के मेंबर्स होते हैं, टू मेंबर्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। इसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। दे डू नॉट ब्लेंड बट सेग्रीगेट और सेपरेट इनटू डिफरेंट गैमेट्स। तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एक कैरेक्टर है, एक फैक्टर है, और इसके जो दो मेंबर्स है कैपिटल टी स्मॉल टी, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, वो मर्ज नहीं करते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड लॉ में ये बताया गया है व्हेन देयर आर टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ वन पेयर इनटू द गैमेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर पेयर। तो दो पेयर जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर मीन्स एक पेयर जो होगा वो इंडिपेंडेंट होता है, एक मेंबर जो होता है एक पेयर को वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे मेंबर से, और जब सेग्रीगेशन का वक्त होता है तो वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। मीन्स के यहाँ पे बताया गया कैपिटल टी स्मॉल टी अगर एक फैक्टर है तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसे दूसरे पार्ट में जाना वो चला जाएगा, इसे दूसरे पार्ट में जाना वो चला जाएगा। इस तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। एंड यू मस्ट लर्न दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑल्सो। आपको लर्न करने की जरूरत है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ वन पेयर into the gametes is independent of the distribution of the other pairs। यहाँ तक आप लिखेंगे and you will get full marks। और applications दो learn कर लेने हैं कि मेंडल्स लॉज के application क्या थे। Now the next topic we have the mutation। Mutation क्या होता है? Mutation is a sudden change in one or more genes or in the number or in the structure of chromosome। क्रोमोसोम्स में, जीन्स में, नंबर ऑफ जीन्स में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी छोटा सा डिफरेंस अगर आ जाता है तो वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को चेंज करता है। तो इस चेंजेस को म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये जेनेटिक लेवल पे होता है, माइक्रो लेवल पे होता है। तो म्यूटेशन एक अचानक से परिवर्तन होता है जीन्स में और नंबर क्रोमोसोम्स के नंबर में, जिसकी वजह से उसका जो फेनोटाइपिक फीचर्स होगा वो भी एक्सप्रेस करना अलग तरह से करना शुरू कर जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है जिसमें कि आरबीसी सिकल शेप का हो जाता है और ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है और ये जीन म्यूटेशन की वजह से भी होता है। और दूसरा कई डिजीज रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर और बहुत ही फास्ट मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है और डिटेल में मैं ये सारे टॉपिक्स लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग एग्जाम की तैयारी करें।